अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टेस्ट के जो पास्ट पेपर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसकी वीडियो की सीरीज़ जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एनएमडी के टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो उसमें से जो टेस्ट होता है उसमें से अम, अ, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आपको उनके पास्ट पेपर्स को स्टडी करना पड़ता है, उन में देखना पड़ता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, कौन से ट्रिक्स यूज़ करने हैं, कौन से फार्मूलाज यूज़ करने हैं। सो इसी वीडियोस जो है हम डिस्कस करेंगे। और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल के पास पेपर जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए उनके पास पेपर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो हमें बता दें, तो हम इंजीनियरिंग वाले पास पेपर जो है वो भी स्टार्ट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये टेस्ट है मेडिकल टेस्ट जो 2017 को हुआ था, वो वाला पास पेपर है और इसमें से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is the compound that cannot undergo addition reaction is option A cyclopropane, option B benzene, option C butane, option D none of the above। वो कंपाउंड जो एडिशन रिएक्शन नहीं करते, यानी एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें से कोई एलिमेंट आपको ऐड करना पड़ता है किसी कंपाउंड में। सो वो कौन से कंपाउंड है जिसमें से एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मीन्स दैट इट इज सेचुरेटेड। इस सेचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन और कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो है सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें से एडिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। जबकि अनसेचुरेटेड वो होता है जो जिसकी सेचुरेशन कंप्लीट नहीं हुई होती, जिसमें एडिशन की पॉसिबिलिटी हुई होती है, यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको इथीन और इसको इथाइन कहते हैं, जबकि इसको इथेन कहते हैं। तो अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन आते हैं और अनसेचुरेटेड में अल्कीन अल्काइन ये वाले कंपाउंड्स आते हैं। सो ऑप्शन ए है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो है ये अल्केन का कंपाउंड है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसकी, और जिसका स्ट्रक्चर कुछ ट्राइंगल के टाइप का होता है जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं, इस वजह से इसे प्रोपेन कहते हैं। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसी वजह से ये अल्केन का मेंबर है, और ये साइकिल फॉर्म है तो इसी वजह से इसे साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। इसमें से कार्बन टू कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसी वजह से इसमें फर्दर एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर कोई फर्दर हम हाइड्रोजन ऐड कर लें और उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड में उसकी कन्वर्जन कर ले, या हम कोई हाइड्रोजन ऐड कर लें। सो ये जो है साइक्लोप्रोपेन जो है ये एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता। सो ऑप्शन ए जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है इसमें से करेक्ट इसी वजह से नहीं है क्योंकि बेंजीन जो है वो उसमें से 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं। सो पाई बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसमें से एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, बट बेंजीन जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड है, उसमें से एडिशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है, बट होती है। एडिशन रिएक्शन जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई सेवियर कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रेशर हाई चाहिए होता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है, बट इसमें से एडिशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। सो बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन करता है, इसी वजह से ये रॉन्ग ऑप्शन है। ब्यूटाइन जो है ये है अल्काइन का मेंबर जिसमें से 4 कार्बन्स होते हैं और इसमें से ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से ये एडिशन रिएक्शन करता है, और इसमें से हम 4 हाइड्रोजन ऐड कर ले तो ये अल्केन में इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, और अगर 2 हाइड्रोजन ऐड कर ले तो ये इसकी कन्वर्जन ब्यूटीन में हो जाएगी। सो ये जो है इसी वजह से रॉन्ग है क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन करता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2 is benzene give more stable product when undergo option A nucleophilic addition reaction, option B oxidation reaction,
ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजीन जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड है, उसमें से क्योंकि उसमें से पाई बॉन्ड जो है उसकी डीलोकलाइजेशन हुई होती है, उसके वो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये स्टेबल प्रोडक्ट तभी देता है जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। बेंजीन जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो डिफिशिएंट कंपाउंड है या जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है वो जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करे और उसकी सब्स्टिट्यूशन हो और फिर वो स्टेबल प्रोडक्ट दे। यानी हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसमें से 3 पाई बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, उसकी हम सब्स्टिट्यूशन कर ले, कोई और इलेक्ट्रोफाइल आ जाए और ये इसकी जगह रिप्लेस हो जाए तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं। बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं करता, एडिशन रिएक्शन के लिए उसके बहुत ज़्यादा हाई कंडीशंस चाहिए होती हैं और वो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं देता। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है बट एट वेरी सिवियर कंडीशंस। सो बेंजीन जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट तभी देता है जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे। इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 में। Question number 3 is for callus formation, auxin and cytokinin are required in which ratio? Option A balanced, option B only cytokinin required, option C low auxin very high cytokinin, option D only auxin। सो कैलस फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स में ऑक्सिन चाहिए होता है और साइटोकाइनिन चाहिए होता है। इनकी रेशो जो है वो इंटरमीडिएट चाहिए होती है, यानी ऑक्सिन भी इंटरमीडिएट रेशो में चाहिए होता है और साइटोकाइनिन भी इंटरमीडिएट रेशो में चाहिए होता है। सो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी हमारे पास कैलस फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है उसकी रेशो बैलेंस्ड होनी चाहिए। कम ऑक्सिन या हाई साइटोकाइनिन जो है वो कैलस फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, वो रूट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशो जो है वो हमारे पास बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी कैलस की फॉर्मेशन होगी। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4 is for which purpose myeloma cells, cancerous B lymphocytes are used in the production of monoclonal antibodies? Option A increased rate of cell division, option B immunization with antigen, option C to avoid contamination, option D as nutrient in media। मेलोमा सेल्स जो है जिसे कैंसरस बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ये कौन से सेल्स हैं? सो माइलोमा सेल्स जो हैं ये कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स हैं। ये जो प्लाज्मा सेल्स की बहुत ज़्यादा उसमें से सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो हमारे पास माइलोमा सेल्स की फॉर्मेशन होती हैं। और प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये WBCs इसमें होते हैं जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और एंटीबॉडीज़ जो है वो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। सो जब प्लाज्मा सेल्स में बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती हैं सेल्स की तो उससे मेलोमा सेल्स यानी कैंसर्स बी लिम्फोसाइट सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती हैं और उसमें से सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसे क्राउड यानी उसे बाहर निकाल देते हैं और उसकी फर्दर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में को उसे प्रिवेंट करते हैं ताकि वो फर्दर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन ना करें। सो जब एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारे पास बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं होगी तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। तो हमारे पास मेलोमा सेल्स जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं? जब मेलोमा सेल्स की डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है और फिर वो उसकी डेथ हो जाती है और फिर बी सेल्स जो होते हैं हमारे पास उनको भी ये ख़त्म कर देते हैं। तो दोनों की हाइब्रिड टाइप बना देते हैं और उसे एक डाइल्यूट सिंगल सेल्स में डाल देते हैं और उससे उसकी स्क्रीनिंग करके हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। जब उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हमारे पास आ जाते हैं तो वो बी सेल्स जो हैं उसकी एंटीबॉडीज़ की हमारे पास फर्दर क्लोनिंग की जाती हैं और वो क्लोनिंग के बाद हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती हैं। सो इसी तरह मेलोमा सेल्स जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, यानी मेलोमा सेल्स जो है उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है और जब एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो जाती है तो वो हमारे पास इम्यूनाइजेशन विद एंटीजन का काम करते हैं, यानी वो हमारे पास फिर एज अ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। सो इसमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
Question number 5 is DNA polymerase eats nucleotide to the third end of the primer. So the direction of replication will be option A 5 to 3 and option B 3 to 5 and option C 3 end of the primer to third end of template state, option D third end of template state to the third end of the primer. DNA polymerase जो होता है वो प्राइमर के साथ न्यूक्लियोटाइड्स को एड करता है। तो हमारे पास दो एंड्स होते हैं, एक होता है 5 एंड और एक होता है 3 एंड। सो डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये 5 एंड होता है और यहाँ 3, ये एंटी पैरेलल होते हैं। सो यहाँ पर प्राइमर जो है वो कनेक्ट हुआ होता है, ये एंटीबॉडीज़ को एक एक एंटीबॉडीज़ को इसके साथ कनेक्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक एंटीबॉडीज न्यूक्लियोटाइड्स को इन प्राइमर के साथ कनेक्ट करता है, एड करता है और फिर हमारे पास इस तरह रिप्लिकेशन हुई होती हैं। सो हमारे पास हमेशा रिप्लिकेशन जो होती हैं वो 5 to 3 एंड होती हैं, यानी इस टाइप 5 to 3 एंड जो है इसकी डीएनए की रिप्लिकेशन होती हैं। और क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स एड होते हैं तो हमारे पास 5 to 3 एंड ये ऑनवर्ड ऐसे जाता है और हमारे पास न्यू डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसकी फॉर्मेशन होती है, डीएनए की रिप्लिकेशन होती हैं। So always remember it that the direction of replication will be always from 5 to third end, from 5 end to third end. So इसमें से option A जो है वो correct option है। Question number 6 is the range of projectile is the same for two angles which are mutually option A perpendicular, option B supplementary, option C complementary and option D 270 degree. Range of projectile जो है वो दो एंगल्स के लिए हमेशा इक्वल होता है, यानी रेंज जो है वो इक्वल होता है θ1 प्लस θ2। दो एंगल्स के लिए वो सेम होता है अगर हम वो एंगल्स कंप्लीमेंट्री हो। कंप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम जो है वो इक्वल हो 90 के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एंगल है 70 और दूसरा है 20, तो वो इक्वल हो जाएगा 90 के। या हमारे पास दूसरा है 60 और 30, तो ये भी इक्वल है 90 के। सो हमारे पास अगर इसका एंगल का रेंज हो या इसका एंगल का रेंज हो तो इसका जो रेंज होगा वो इक्वल होगा इस एंगल के रेंज के। या हमारे पास अगर कोई प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करें विद 70 एंगल, उसका रेंज और 20 वाले एंगल का रेंज जो है वो दोनों का सेम होता है। सो वो दो एंगल्स जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो और उनका सम 90 के इक्वल हो तो उन दो एंगल्स का रेंज जो है वो हमेशा इक्वल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 इज a wave of amplitude 20 mm has intensity Ix. Another wave of the same frequency but of amplitude 5 mm has intensity Iy. What is the ratio of Ix to Iy? सो हमारे पास जो इंटेंसिटी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो हमारे पास दो इंटेंसिटीज गिवन है आई एक्स और आई वाई, इसकी रेशियो हमने फाइंड करनी है तो हम लिख लेंगे आई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए वाई स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 20 mm, इसका हमने लेना है स्क्वायर और डिवाइड बाय ए वाई जो है ये है हमारे पास 5 mm स्क्वायर। तो अगर आप इसकी सिंप्लीफाई कर ले और देन आप स्क्वायर ले ले तब भी ठीक सेम आंसर आएगा, और अगर आप पहले स्क्वायर ले ले तब आप उसे सॉल्व कर ले तब भी सेम आंसर आएगा। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 5, 5 4 20, सो 4 पर स्क्वायर ले ले, 4 4 16। तो इस हमारे पास आई एक्स टू आई वाई जो है ये है 4 या 1, नीचे 1 पर स्क्वायर ले ले तो नीचे आ जाएगा 1, हमारे पास आ जाएगा 16:1। तो हमारे पास आंसर है 16, यानी 16:1 का हम 16 भी लिख सकते हैं। या अगर आप ऐसे इसे सॉल्व कर ले 20 का स्क्वायर ले ले और 5 का स्क्वायर ले ले और फिर उसे डिवाइड कर ले तो तब भी 16 ही आंसर आएगा। ये 20 का स्क्वायर ले ले तो आपके पास आ जाएगा 2 2 4 और 2 0 लगा ले और 5 5 25, 25 1 25, 25 16 400। हमारे पास वही सेम 16:1 जो है वो आंसर आएगा।
सो 16 आई एक्स बाई आई वाई जो है वो है 16। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस इज डिजाइन टू चेंज विद टेम्परेचर, व्हाट इज डिवाइस? वो कौन सा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती है विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के चेंज के साथ उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। सो ऑप्शन ए है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ऑप्शन बी है पोटेंशियल डिवाइडर, ऑप्शन सी है अ सेमीकंडक्टर डायोड एंड ऑप्शन डी है अ थर्मिस्टर। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। थर्मिस्टर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर, ये वर्ड डिराइव्ड है थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर से, जिसका मतलब है यानी वो रेजिस्टर टाइप ऑफ रेजिस्टर जिसकी जो बहुत थर्मली सेंसिटिव हो, यानी टेम्परेचर के अप एंड डाउन से वो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती हो। तो थर्मिस्टर इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिपेंड स्ट्रांगली ऑन टेम्परेचर, यानी थोड़ी टेम्परेचर में अगर स्मॉल इंक्रीज आ जाए या डिक्रीज आ जाए तो उसके साथ उसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता हो। सो इसे कहते हैं थर्मिस्टर, और थर्मिस्टर जो है ये वर्ड डिराइव्ड है फ्रॉम थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर से। और इसे किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? सो दिस इज़ वेरी एक्यूरेट एंड इफेक्टिव सेंसर फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए जो है इस थर्मिस्टर को यूज़ किया जाता है। तो टेम्परेचर में अगर स्मॉल इंक्रीज आ जाए या डिक्रीज आ जाए तो थर्मिस्टर उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसकी नोटिंग कर लेता है। थर्मिस्टर जो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पीटीसी और एनटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो थर्मिस्टर जो है ये दिस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस थर्मिस्टर इज चेंज with change in temperature। so इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आई इंजॉय डिश टेनिस, आई इंजॉय टू प्ले टेनिस, आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस, आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस, आई इंजॉय टू प्लेइंग टेनिस। so इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर प्लेइंग आएगा, आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस। क्वेश्चन नंबर 10 है कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ऑप्शन ए अनबर्ट हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी NO, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो गाड़ियों में यूज़ होता है। एक कन्वर्टर है जो एग्जॉस्ट के इमिशन में एक कंट्रोल डिवाइस है जो हमारे पास टॉक्सिक और पोल्यूटेंट गैसेस जो होती हैं इंटरनली, तो उसे इंटरनली उसकी कंबस्टन कर लेता है और हमारे पास सेफ गैसेस में उसकी कन्वर्जन कर लेता है। जैसे कि स्टीम है तो इसमें से हमारे पास जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसकी बर्निंग नहीं हुई होती, तो उसकी इमिशन को रिड्यूस कर लेता है और उसे कन्वर्ट कर लेता है इनटू सेफ गैसेस, जो जैसे कि स्टीम हो गया तो उसमें से इसे कन्वर्ट कर लेता है। इसमें से हमारे पास एक ऑक्सीडेशन चैम्बर होता है और एक रिडक्शन चैम्बर होता है। सो कुछ गैसेस की ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है ताकि उन्हें सेफ गैसेस में कन्वर्ट कर सके, और कुछ गैसेस की रिडक्शन करनी पड़ती है ताकि उन्हें सेफ गैसेस में कन्वर्ट कर ले। और उसके लिए जो कैटलिस्ट चाहिए होता है वो चाहिए तो होता है प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ये 3 कैटलिस्ट चाहिए होता है फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस, फॉर रिडक्शन पर्पस, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द pollutant and the toxic gases into safe gases like steam। so इसमें से अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो वो हाइड्रोकार्बन जिनकी बर्निंग नहीं हुई होती, जिनकी कंबस्टन नहीं हुई होती, जिनकी इनकम्प्लीट या कंबस्टन हुई होती है, तो उनकी इमिशन को कम करने के लिए उन्हें सेफ गैसेस में कन्वर्ट कर लेता है और तब उनकी इमिशन हो जाती है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये एक कंट्रोल डिवाइस है जो ज़्यादातर व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 में। Today in this video we can discuss the 10 MCQs of the medical test 2017 with full explanation and correct option. So we will also discuss the next 10 MCQ in the next video. So see you in the next video. Allah Hafiz.